जय हिंद दोस्तों। अगर आपका 20 अप्रैल को बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो ये क्लास आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पेशल ये 20 अप्रैल के लिए ही ये क्लास मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ। क्योंकि अभी इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है ना, 14 अप्रैल और 17 अप्रैल को इतने हार्ड क्वेश्चन आए थे ना कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि जीएस में हम लोग क्या पढ़ें। तो इसलिए मैंने 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक तैयार किया है। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आधारित है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी 14 और 17 अप्रैल का जो भी जीएस का क्वेश्चन आया, सभी कॉन्सेप्चुअल के आधार पर हुआ था, ना कि आलतू फालतू क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपका कॉन्सेप्ट ही बहुत ही तगड़ा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखना, 500 क्वेश्चन, ठीक। और साथ में जैसे बिहार दरोगा मेंस का आपका एग्जाम होने वाला है मई में, ठीक है ना। तो अगर ये क्लास देखते हैं ना, तो आपके मेंस के लिए भी बहुत ही तगड़ा तैयारी होगा, और ये आपके बिहार सीजीएल के लिए भी बहुत तगड़ा होगा। तो ये क्लास आप स्किप भूल के भी मत कीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और बीपीएससी का भी अगर आपकी एग्जाम है ना, तो इसको जरूर देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है, ये आपका दोनों सही है, ठीक है। अब इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। समुद्र के जल में लवणता के कारण उसका घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, जिससे उत्प्लावन बल अधिक लगता है और जहाज ऊपर उठ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि कथन बोला है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। बिल्कुल सही है, ठीक। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं, वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, ए सही और परंतु आर गलत है, यानी कौन सा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, जिससे जल क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ये आपका दोनों है, तभी तो घटता है। तभी तो आपके पहाड़ों में पूछता है कि पहाड़ों में दाल या खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है, तो यही वजह है, ठीक है। तीसरा है प्रकाश के परिकिरण से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, नहीं, अपवर्तन के कारण नहीं होता है, बल्कि वह प्रकीर्णन के कारण होता है। खतरे के संकेत लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इनमें से कथन सही करना है। देखिए, ये आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा प्रकीर्णन के कारण होती है, अपवर्तन के कारण नहीं। ये आपका व्याख्या था। फिर चौथा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। पायरोमीटर क्या करता है, उच्च तापमान को। हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब आर्द्रता को। एनीमोमीटर वायु की गति को, और बैरोमीटर वायुदाब को, ठीक है। हाइग्रोमीटर तो है, लेकिन एगो पूछता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, जो कि मैंने बहुत बार बताया, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का क्या होता है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। फिर बोला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और नियंत्रण क्षणक के संदर्भ में विचार करें। भारी जल D2O और ग्रेफाइट का उपयोग न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक, यानी ये मंदक के रूप में आते हैं। कैडमियम बोरॉन छड़ें अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। कैडमियम मंदक के रूप में कौन कौन, तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग, और नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़ें, ठीक। निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस्टलीकरण। बर्फ का पिघलना, ये भी नहीं है। दूध का खट्टा होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 3 ही आंसर होगा केवल, ठीक है। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक प्रक्रिया, बाकी भौतिक परिवर्तन का। भारी पानी यानी भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। इसमें D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक। देखिए, भारी पानी में वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। आपको पता है हाइड्रोजन का कितने आइसोटोप होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम, ये आपको ट्राइटेरियम आपको पता होगा, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक, और ट्राइटियम, 3 हो गए। तो ये आपका प्रोटियम की जगह क्या लेता है, ड्यूटेरियम ले लेता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो जंग लगने पर लोहे का परिवर्तन होता है, आपको भार बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप लोग व्याख्या देख लेना। फिर बोला है कि निम्नलिखित मिश्र धातु को उनके घटकों के साथ सुमेलित करें। तो पीतल में क्या क्या होता है जी,
तो पीतल का सब किसी को पता होगा, ठीक। पीतल का हो जाएगा तांबा और टीन। कांसा का, कांसा में टीन होता है, टीन होता है ना, कांसा में टीन होता है नहीं, कांसा में कांसा में क्या होगा, कांसा में टीन होता है, तो ब्रॉन्ज नहीं, ये होगा ना तांबा और टीन का, ठीक है। पीतल में तो तांबा और जस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि टीन होता है कांसा में। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो तांबा, जस्ता और निकल होता है। गन मेटल, तांबा, टीन, जस्ता, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर में पूछता है कि किसमें सिल्वर है, पूछता है किसमें सिल्वर है, तो पूछा जाता है इस तरह, या किसमें सिल्वर नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा जर्मन सिल्वर का, तांबा, जस्ता, निकेल। और तांबा, टीन नहीं, निकल के जगह में टीन हो जाए तो क्या हो जाएगा, गन मेटल, याद रखिएगा। टीन के जगह में, निकल के जगह में टीन हो जाए तो वो गन मेटल, और निकेल हो जाए तो वो जर्मन सिल्वर, इस तरह याद रखिएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोशिका, तो लाइसोसोम को कोशिका के आत्म घाती थैली कहते हैं, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रियम अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी तो सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित, भाई कोशिका उपस्थित होती है ना कि अनुपस्थित, ये गलत है, ठीक। विटामिन कमी को होने, देखिए ये व्याख्या देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग की बात की है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी के स्कर्वी, विटामिन डी की रिकेटस, विटामिन ए की रतौंधी और विटामिन बी की बेरी, ठीक। मानव शरीर में संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इंसुलिन के संदर्भ में कौन सा, तो इंसुलिन आपको पता है पैंक्रियाज से मिलता है ना, तो ये अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपिका से पाया जाता है इंसुलिन, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका है ना, कहता है स्रावित करती है, भाई मानव शरीर के इंसुलिन के संदर्भ में कथन व्यक्त करें, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका से स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन एक देख लीजिए, इंसुलिन तो शायद बीटा सेल से होता है भाई, ठीक है, बीटा सेल से होना चाहिए। लैंगरहैंस की द्वीपिका से ये ग्लूकागोन होता है ना, तो एक बार देख लीजिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से बीटा सेल से, ठीक है, सही है, ठीक है, बीटा सेल से होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे भी अल्फा से क्या होता है, तो ग्लूकागोन से होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग 12 तक क्वेश्चन देखें ना, 13 तक, अब हम लोग 14 से क्वेश्चन देखेंगे। ओहो, 14 वाला क्वेश्चन कहाँ रह गया, हमारा कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, रुकिए हम खोजते हैं, मिल जाएगा। ये रहा 14, ये रहा, ठीक। ये 14 से क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है, तो सत्य फल नहीं है, क्योंकि सेब असत्य फल होता है, ठीक है। तो ये आपका सत्य फल नहीं हो जाएगा, ये सेब हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, तो इसकी बात करें, ओके, तो 16 की बात करते हैं। तो 16 नंबर में है अनुवांशिकी, कितना दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक, देख लेते हैं इसको। 16 नंबर अनुवांशिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है।
तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WL जॉनसन ने किया था, बिल्कुल सही है। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, उन्हें मटर के पौधे पर अनुप्रयोग किए थे, बिल्कुल सही है। यानी आपका और मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 नहीं भाई 46 है ना, 23 जोड़ी होती है ना कि 23 संख्या होती है। तो 46 संख्या होती है बल्कि 23 जोड़ी होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन फंस जाता है, हम लोग 23 देख के मानते हैं कि हाँ 23 जोड़ी पढ़े होते हैं और बस हम लोग सही कर देते हैं, तो ये आपका एक और दो केवल सही होगा, ठीक है। जल के भौतिक गुणों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों विचार करें। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बिल्कुल सही है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, गलत है। जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ठंडे देशों में तालाबों के जमने के बाद मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है। जल की एक विशिष्ट विशेषता की जमने पर बर्फ बनने पर इसका आयतन बढ़ जाता है, न कि घटता है, ठीक। और इसी कारण क्या होता है, सर्दियों में पाइप फट जाती है। तो ये आपका 18 क्वेश्चन है। 18 नंबर कि रेफ्रिजरेटर की कार्यप्रणाली के संबंध में थर्मोस्टेट का मुख्य कारण क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखता है, तभी तो किसी भी कोई भी चीज़ सड़ता नहीं है, क्योंकि एक समान तापमान बनाए रखते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर ये है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम उच्च पोषण तत्व पर जाते हैं उपलब्धता ऊर्जा बढ़ती है, नहीं घटती जाती है। अपने लिंडमैन का आपने नियम पढ़ा होगा कि 10% ही केवल जाती है। अगर ये उत्पादक है ना, जैसे हारा है शाकाहारी, तो इसमें 10%, फिर इसमें से 10%, तो 10% जाती है, तो यानी घटती जाती है ना। कि मान लीजिए 100 है, 100 का 10% करें तो उसमें 10 गया, फिर उसमें से 10 करते 1 गया, ठीक है। तो ये घट रहा है ना, तो घटती जाती है। तो ये आपका, और हम लोग को गलत ही पूछना है, तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अब घटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अब घटक जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं, कोई भी आदमी, जैसे आप किसी आदमी को अंदर क्या करते हैं, कोई भी जानवर होता है तो हम उसको अंदर ज़मीन में दफना देते हैं, तो उसका क्या होता है, कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो नहीं रहता है, क्योंकि उसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको अपघटित कर देते हैं, ठीक है। लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक अगले पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा की हस्तांतरण होती है, यानी ऊर्जा का स्तर घटता है, ठीक है। तो आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। नीला थोथा और उसके उपयोग से संबंध सही मिलान चुने। तो बोला है कि नीला थोथा आपको पता है CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। और मैंने भी बताया होगा कि हरा थोथा होता है, हरा थोथा को मैंने बताया था, ये FeSO4 7H2O होता है, ठीक। ये लोहा से होता है, ठीक है। तो हरा थोथा से याद रखिएगा, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को हमेशा इसका कवकनाशी और विद्युत लेपन में प्रमुखता से किया जाता है। रक्त समूह, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त समूह AB+ में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। रक्त समूह O- को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, बिल्कुल सही है। तो आपका तीनों सही है। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की, ठीक। और रक्त परिसंचरण की किसने खोज की थी, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो 21 तक हो गया, इसको करते हैं डिलीट, और हमारा आता है क्वेश्चन 22 नंबर, ठीक। 22 नंबर है कि मानव नेत्र के अंगों को उनके कार्यों का मिलान करें। देखिए, कॉर्निया का क्या काम है, कॉर्निया का काम है तो नेत्रदान में प्रतिवर्ती भाग, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि नेत्रदान जब हम करता है तो आँख का कौन सा भाग यूज होता है, कॉर्निया का, केवल कॉर्निया ही हम लोग नेत्रदान में यूज करते हैं। परितारिका यानी आइरिस क्या करता है, तो आइरिस क्या करते हैं ना, जो प्रकाश आता है ना उसको नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित। पुतली क्या करती है, आँख की पुतली क्या करती है, ठीक। तो क्या करती है, तो रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करती है, ठीक, कि कितना प्रकाश रेटिना पर जाएगा ये करता है। और रेटिना क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है,
ठीक, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो कॉर्निया का 2 ये हो गया इसका, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक, तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब हम लोग का कोई नहीं रहा, ये भी डिलीट करते हैं इसको। और भी है, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक, इसको भी और इसको भी डिलीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग सही पे। देखिए अब क्या बोला है, ध्वनि तरंगे के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो ध्वनि की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है, गलत। ध्वनि तो निर्वात में चलती ही नहीं, तो ये गलत है। ध्वनि की गति गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, जितना ज़्यादा ठोस रहेगा उतने ज़्यादा उसमें तेज होगी। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये आपका 2 और 3 सही है। ठीक, व्याख्या देख लीजिएगा आप। ठीक, आप व्याख्या जरूर देख लेना। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है, बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर जो अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है, लाइकेन किससे प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 का अच्छे सूचक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। आपका 1 और 2 3 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस गैसों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रतिनिधित्व करना बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कौन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प ये में भी हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं होगा, ये गलत है। मीथेन, अमोनिया, मीथेन ये होता है, ये भी होता है। हीलियम नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है और जलवाष्प है, ये आपका बी आंसर आ जाएगा पूरा। ठीक, निम्नलिखित कथनों को विचार करें। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले पेपरों में, तो वहाँ से मैंने भी क्वेश्चन कुछ डाले हैं। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 2 और 3 सही है। ठीक, बोले कि अमीटर धारा मापता है, इसलिए उसका प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए ताकि परिपथ की धारा न बदले। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, इसलिए प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि वो स्वयं धारा न खींचे। ठीक है, घरेलू विद्युत तारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सभी उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, गलत है, क्योंकि समांतर क्रम में भी तो जुड़े होते हैं। सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, घरेलू विद्युत तारों को बोले सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए, समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान वोल्टेज भारत में 220 वोल्ट मिलता है, और एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं। फ्यूज का हमेशा जीवित तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए, फ्यूज को हमेशा जीवित तार यानी लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अतिचालकता के संदर्भ में विचार करें। अतिचालकता वे पदार्थ है जिनका विद्युत प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है। ठीक, मेसनर प्रभाव यानी मेसनर इफेक्ट अतिचालकता से संबंधित है। तो ये आपका दोनों सही है, 1 और 2। क्रांतिक ताप के नीचे अतिचालक का प्रतिरोध R.0 हो जाता है। मेसनर प्रभाव के तहत अतिचालक पदार्थ अपने भीतर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देता है, पूर्ण प्रतिचुंबकत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो किसके आधार पर है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, तो अपने मोटर तो घर पे सबके घर पर होता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो पानी देता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन करता है माइक्रोफोन आपको पता चाहिए। माइक्रोफोन देखिए, सब कोई ना विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि में नहीं बदलता है, बल्कि माइक्रोफोन क्या करता है ना, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। ठीक है, लाउड स्पीकर से ना ध्वनि निकलती है, तो लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन एक दूसरे का उल्टा होते हैं।
जिससे डायनेमो और विद्युत मोटर उल्टा होते हैं। ठीक है, डायनेमो आपका जनरेटर हो गया, जैसे आप जनरेटर होते हैं तो जनरेटर चलाते हैं तेल से, फिर वो विद्युत देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, यह अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकत्व के संदर्भ में प्रतिचुंबकत्व के पदार्थों का विशेषता है। ठीक है, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के संदर्भ में प्रति यानी डाई मैग्नेटिज्म पदार्थों की विशेषता है। तो आपको पता होना चाहिए वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर मजबूती से आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही है। वे चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा प्रतिकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही है। तांबा और सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तो ये आपका बी और सी सही है, क्योंकि प्रतिचुंबकत्व वो चीज़ होती है ना जो नहीं चिपकते हैं। ठीक, तो ये आपको पता है कि ये बोला है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत से आकर्षित है, यानी ये चिपकते हैं, जबकि प्रतिचुंबकत्व होते हैं कि वो नहीं चिपकते हैं। तो आपको तांबा और सोना चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, अब ना पीला वाला जो पंटकी आता है ना 5 वाला रुपया, वो आप कभी चुंबक में चिपका के देखना, वो नहीं चिपकेगा, तो वो प्रतिचुंबकत्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो डी यानी आपका बी और सी दोनों सही है। देखिए प्रतिचुंबकत्व पता है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्का चुंबकत्व विकसित करते हैं, जैसे पानी, बिस्मथ, तांबा। ये है। बिजली के फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए कि उच्च प्रतिरोध हो और कम गलनांक हो, तभी तो प्रतिरोध आएगा, तुरंत ही गल जाएगा, तो हमारा जो भी सामान है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। और आपका फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा का। ठीक, उच्च प्रतिरोध ऊष्मा पैदा करता है और कम गलना के कारण तार तुरंत पिघलकर परिपथ को तोड़ देते हैं, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। यह टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। पूछता है फ्यूज किसका होता है? तो टीन और शीशा का। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत फैराडे ने दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। फैराडे के नियम बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। ठीक है, बिजली चमकने के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज़ बाद में सुनाई देती है, जबकि चमक पहले दिखाई देती है। ठीक है, सही है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, इसलिए। ठीक है, तो आपका दोनों सही है, यानी ए आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करते हैं। ये व्याख्या देख लेना। बोला है कि तापीय, इसमें सम्मिलित करना है तापीय उत्सर्जन। तो तापीय उत्सर्जन किसने दिया था? तो ये दिया था आपका एडिसन ने। एडिसन, ठीक। प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह ये तो सबको पता है, इसी के लिए इनको क्या मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन किसने बताया था? तो विद्युत अपघटन फैराडे ने बताया था। और कुंडली चुंबकत्व ये हेनरी ने बताया था। ठीक, तो आपका सीधे सीधे आपका मेल है। ठीक है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टेशनरी मैग्नेटिक इफेक्ट में रखे एक स्थिर आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। देखिए ये यूपीएससी और जेई लेवल कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो एक स्थिर चुंबकत्व क्षेत्र में रखे स्थिर आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो 0 होगा। चुंबकीय बल का सूत्र F बराबर क्या होता है? तो ये आपको क्या होता है? यदि आवेश स्थिर है तो बल भी 0 होगा। देखिए आवेश स्थिर है तो बल भी 0 होगा। चुंबकीय बल केवल गतिमान आवेश पर लगता है, याद रखिएगा। चुंबकीय बल किस में लगता है? केवल गतिमान आवेश पर। अब देखिए एलईडी का फुल फॉर्म पहले पूछ देता है, तो लाइट इमेटिंग डायोड। ठीक है, सीएफएल में क्या अंतर है? तो लेड और सीएफएल में क्या है? तो एलईडी में अर्धचालक सामग्री का उपयोग होता है, जबकि सीएफएल में पारा वाष्प का। ठीक है, एलईडी सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होती है। सीएफएल क्या हो? एलईडी से अधिक होती है। नहीं, देखिए जब अधिक ऊर्जा कुशल किसकी है? एलईडी की, तो इसके भी तो ऊर्जा अधिक होगी ना। तो ये आपका 1 और 2 सही है। ठीक है, 3 वाला गलत है। देखिए एलईडी की आयु सीएफएल से कहीं अधिक होता है। सीएफएल में जहरीला पारा होता है, जबकि एलईडी में पर्यावरण के अनुकूल होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में देखिए ये आरएच का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण यानी एंगल ऑफ
डिक्लिनेशन कहते हैं। ध्रुव पर नमन कोण एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। ठीक, तो आपका एक और दोनों सही है। गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको पता है गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आया है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो उच्च प्रतिरोध और श्रेणीक्रम में जोड़ना होता है। यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कहाँ आया था, ये 17 अप्रैल के या 14 अप्रैल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखिएगा। 17 अप्रैल में शायद क्वेश्चन पूछा, नहीं 14 अप्रैल को पूछा था कहीं भी, नहीं 17 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहीं अगर देखिए यह वोल्टमीटर है ना, तो वोल्टमीटर की जगह में अगर क्या होता है, एमीटर होता है, तो निम्न प्रतिरोध होता है और समांतर क्रम होता है। आज ही मैंने वीडियो में भी कराया था। नाभिकीय संलयन के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है, तो नाभिकीय संलयन के लिए आपका उच्च तापमान और उच्च ताप होना चाहिए, उच्च तापमान और उच्च यानी बी होना चाहिए। सूर्य और तारों में ऊर्जा इसी प्रकार प्रक्रिया से बनता है, किसी का, तो नाभिकीय संलयन से। दो नाभिकों को जोड़ने से उनके बीच प्रतिकर्षण बल को पार करने हेतु करोड़ों डिग्री तापमान चाहिए। केपलर के ग्रहों की गति के नियम के संदर्भ में विचार करें। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, बिल्कुल सही है। जब ग्रह सूर्य के निकट होती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी ग्रह का सूर्य के परिक्रमा काल का वर्ग टी स्क्वायर उसका सूर्य और औसत दूरी के घन आर क्यू के अनुपाती होता है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये आपका एक और 3 से। केपलर के दूसरे नियम क्षेत्रीय वेग का नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी गति तेज हो जाती है, जबकि यहाँ पर बोला है धीमी। ठीक है, ताकि यह समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर सके। ये याद रख लीजिएगा कि ग्रह का सूर्य का परिक्रमा काल किसके टी स्क्वायर के बराबर होता है और सूर्य का औसत दूरी आर क्यू के समानुपाती होता है। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ देखा जाता है, तो बर्नौली का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। हवाई जहाज के पंखों का ऊपर उठना, लिफ्ट में, ठीक है, आंधी में टीन की छत का उड़ जाना, इत्र के फुहार का कार्य करना और क्रिकेट गेंद का स्विंग करना। तो ये आपका चारों सिद्धांत है। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जहाँ द्रव वायु का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। ये सभी उदाहरण दाब के इसी अंतर पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्रों की पहचान करें, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बिल्कुल सही है, हाइड्रोलिक ब्रेक बिल्कुल सही है, द्रवीय प्रेस बिल्कुल सही है, और लेक्टोमीटर ये भी बिल्कुल सही है। यानी देखिए ये नहीं सही है, ये तो लेक्टोमीटर ये दही वाला है ना, तो ये नहीं है, बल्कि 1 2 3। ठीक है, जो प्रेस वाला है, क्योंकि पास्कल का नियम क्या होता है, दाब वाला है ना, क्योंकि दाब का मात्रा क्या है, पास्कल माना जाता है। ठीक है, तो ये दाब से था। तो पास्कल का नियम कहता है कि बंद द्रव पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। लेक्टोमीटर किसका है, तो लेक्टोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत के पर आधारित है। ये किसके, आर्किमिडीज सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के तैरने के लिए क्या होना चाहिए, तो वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर या कम होना चाहिए। बराबर या थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कम नहीं होता है जल्दी, तो बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार का से अधिक होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। कम रहेगा तभी तो ऊपर तैरेगा ना, तो इसलिए कम लिखा है। उष्मागति के नियमों को उनके विवरण से सम्मिलित करें। उष्मागतिकी के नियमों को उनके विवरण से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो बोले शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ किसने दिया, तो ये था तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम से। जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम। प्रथम नियम क्या था उष्मागति का, प्रथम नियम था आपके ऊर्जा के संरक्षण नियम से। द्वितीय नियम क्या था, तो द्वितीय का नियम आपको पता होना चाहिए, ये एंट्रोपी और उष्मा के प्रभाव से था। तृतीय नियम क्या था, तो परम शून्यता पर एंट्रोपी शून्य होता है। परम शून्यता पर एंट्रोपी क्या होता है, शून्य होता है। तो आपका ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ठीक है, प्रथम नियम बल की परिभाषा और जड़त्व बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम बल की परिमाण बिल्कुल सही है। तृतीय नियम रॉकेट का परीक्षण, यानी तीनों सही है। ठीक है,
पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली घटनाओं पर विचार करें। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये आपका एक एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव का कारण। गर्म सूप का ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट होना, ये भी है, सही है। जल की सतह पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, ये भी सही है। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के बालों का पानी में चिपक जाना, बिल्कुल सही है, यानी आपका चारों से। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिसमें वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है। गर्म सूप का पृष्ठ का तनाव कम होता है, इसलिए जीभ पर बेहतर फैलता है। तो ये आपका चारों सही था। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित उनमें से किस पर लागू होता है? केवल ध्वनि तरंगों पर, गलत। केवल प्रकाश तरंगों पर, गलत। ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लगता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। स्टीफन का नियम किससे संबंधित है? तो स्टीफन का नियम ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण की शक्ति से है, ठीक है। स्टीफन का नियम किससे? तो ब्लैक बॉडी के उत्सर्जित विकिरण शक्ति से, यानी ई बराबर क्या होता है, ये इतना होता है, यानी उत्सर्जित विकिरण की दर उसके परम ताप की चौथी घात के समानुपाती है। याद रखिए, इसको केवल आँख में बसा लीजिएगा, जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिख जाएगा किसका नियम, स्टीफन लॉ का। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है, इलास्टिसिटी से, ठीक है। हुक का नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से के संदर्भ में कथनों को सम्मिलित करें। तो अंगूठा क्या करता है जी? तो अंगूठा आपके क्या करता है? तो ये बल की बाएं हाथ का नियम है ना, तो ये बल की दिशा को बताता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है। तर्जनी क्या करती है? फोर फिंगर। तो फोर फिंगर से क्या होता है आपका? चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। और मध्यमा से क्या होता है? मध्यमा से तो विद्युत धारा का, ठीक है। मध्यमा से क्या होता है? विद्युत धारा का, याद रखिएगा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा बल की गति की दिशा की। तो इतना हो गया। देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर पर लागू होता है। इससे अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यम धारा की दिशा को याद रखिएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का है, ठीक है। लेंज का नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मैक्सवेल के कॉक, ठीक, मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल, ठीक है, ये आपने 10वां पढ़ा होगा, का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करने के लिए कहता है। यदि हम एक स्क्रू को धारा की दिशा में घुमाते हैं तो जिस दिशा में हमारा हाथ घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य है क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रेरित धारा की दिशा का, यह नियम विद्युत जनरेटर के सिद्धांत को समझने के लिए किया जाता है, विद्युत जनरेटर, ठीक है। और देखिए, बाएं हाथ का नियम किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत मोटर से, और ये विद्युत जनरेटर यानी डायनेमो बोल सकते हैं, ठीक है। तो दाएं से डायनेमो, देखिए दाएं हाथ यानी दाएं से डायनेमो और बाएं से विद्युत मोटर, याद रखिएगा। मैक्सवेल के समीकरण के संदर्भ में विचार करें। तो ये समीकरण विद्युत और चुंबकों को एक साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह निष्कर्ष इन्होंने समीकरण से निकलता, बिल्कुल सही है। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए माने, गलत, ठीक है। मैक्सवेल के समीकरण गतिशील आवेशों और बदलते चुंबकीय क्षेत्रों के लिए भी पूरी तरह मान्य है। मैक्सवेल के समीकरण किसके लिए है? तो गतिशील आवेशों, ठीक है, ये स्थिर बोला था ना, जबकि ये गतिशील आवेशों और बदलते चुंबकीय क्षेत्रों के लिए भी पूरा मान्य है। एम्पियर का नियम किससे संबंधित है? तो बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रवाहित धारा के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की भविष्यवाणी किसने की थी? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था, ठीक। मैक्सवेल ने गणितीय रूप से सिद्ध किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विक्षोभ है। भंवर धाराएं के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तब उत्पन्न होती है जब किसी धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेनों के मैग्नेटिक ब्रेक में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इनसे ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में नहीं होती है, देखिए ये गलत है, ठीक है। तो आपका केवल एक और दो सही है। भंवर धाराओं के कारण धातु गर्म हो जाती है जिससे ऊर्जा की काफ़ी हानि होती है, ठीक है। अगला है बायो सावर्ट नियम। बायोट
सावर्ट नियम का क्या निर्धारित करने में मदद करता है? तो एक क्या करता है, एक छोटे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को, बायो सावर्ट नियम किसे, तो एक छोटे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को। कूलॉम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दोनों, कूलॉम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दोनों के, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करें। सही है। कूलॉम का नियम क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करें। दोनों केवल आकर्षण बल में होते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स में होते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों लंबी दूरी के क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दोनों लंबी दूरी के बल है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, केवल आकर्षण बल का नहीं था, ये गलत हो गया था, ये लंबी दूरी के बल है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, देखिए गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, लेकिन कूलॉम का बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, और यहाँ पे बोला था कि दोनों केवल आकर्षण होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, फिर है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के संदर्भ पर विचार करें। तो देखिए दाएं हाथ के नियम की बात कर रहे हैं, तो यह नियम किसे सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, बिल्कुल सही है। ठीक, और यही क्वेश्चन तो पूछा था 17 अप्रैल में। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे पूछा था। ठीक है, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यदि नियम की सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को, बिल्कुल सही है। यह भी मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। ठीक, यह नियम केवल वृत्ताकार लूप के लिए मान्य है, वृत्ताकार लूप के लिए मान्य है, गलत। ठीक है, देखिए यह नियम सीधे तौर पर वृत्ताकार लूप दोनों के लिए, सीधे तार, देखिए ये बोला था कि इसमें कि केवल वृत्ताकार लूप, जबकि ये बोला है कि सीधे तार और वृत्ताकार लूप दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में समान रूप से प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ केवल वृत्ताकार बल्कि सीधे तार के लिए, तो ये गलत हो गया आपका, एक और दो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम, देखिए किरचॉफ के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही मिलान करें। ठीक, प्रथम नियम क्या कहता है, तो प्रथम नियम संधि का नियम बोला जाता है। ठीक, तो प्रथम नियम संधि का नियम आवेश संरक्षण से होता है। द्वितीय नियम क्या है, लूप नियम ऊर्जा संरक्षण से होता है। ठीक, लूप नियम ऊर्जा संरक्षण और प्रथम नियम आवेश संरक्षण से, याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का योग शून्य होता है, यानी आवेश का संरक्षण नियम होता है, जबकि दूसरा नियम विभवांतर के बारे में है, जो कि ऊर्जा संरक्षण से है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जूल के ताप नियम से के अनुसार किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के यानी H बराबर I स्क्वायर होता है, ये बोला है कि H का समानुपाती होता है I के स्क्वायर के। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये होता है जूल का नियम। तो देखिए H बराबर, इसका सूत्र बोले तो H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। देखिए अर्थात ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय तीनों का समानुपाती होता है। ये I का मतलब हो गया धारा, R मतलब हो गया प्रतिरोध और T हो गया समय। तो ये आपका सूत्र यहाँ से पता चल गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं। स्नेल का नियम, देखिए स्नेल का नियम भौतिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्नेल का नियम आपके प्रकाश अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटा साइन R कांस्टेंट बताता है, जबकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, ये बताता है। हाइजेंस का सिद्धांत, तो हाइजेंस का सिद्धांत मुख्य रूप से क्या समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को। ठीक है, हाइजेंस का प्रकाश की तरंग प्रकृति को यानी वेव नेचर को बताता है। हाइजेंस ने प्रसारित किया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग है। ठीक है, जब प्रकाश कोलाइड कणों जैसे धुआं धूल से टकराता है तो चारों ओर फैल जाता है, जिसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है।
ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? तो ब्रूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवण से यानी पोलराइजेशन से था। यह नियम उस कोण को निर्धारित करता है जिस पर प्रत्यावर्ती प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है। ठीक, बोला है कि विन का विस्थापन नियम हमें क्या बताता है? तो अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य तापमान के व्युत्क्रमणिपाती होते हैं। अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य तापमान के व्युत्क्रमणिपाती होते हैं। इसी नियम की मदद से वैज्ञानिक दूर स्थित तारों के रंग देखकर इसकी सतही तापमान पर अनुमान लगा लेते हैं। किसके नियम से? विन का विस्थापन नियम से। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन किससे संबंधित है? तो गैसों के फैलने की यानी विसरण की दर से। ठीक है, ग्राहम का विसरण नियम। इस नियम के अनुसार गैस के विसरण की दर उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमणिपाती होते हैं। नियम के अनुसार गैस के विसरण की दर उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमणिपाती होते हैं। हल्की गैस तेजी से फैलती है। क्या हल्की गैस क्या होती है? तेजी से फैलती है। ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान्य होता है? तो केवल क्या होता है? केवल तब जब भौतिक स्थितियाँ स्थिर हो। ठीक है, भौतिक स्थिति क्या हो? स्थिर हो, यानी जैसे तापमान। ओम का नियम V बराबर I R केवल धात्विक चालकों के लिए तब काम करता है जब तापमान न बदले। अर्धचालक और वैक्यूम ट्यूब इस नियम का पालन नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करते? अर्धचालक और वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये अब आवर्त सारणी से क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बोला है कि आवर्त सारणी के रासायनिक नियमों के संदर्भ में विचार करें। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, बिल्कुल सही है। समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, गलत है। ठीक, क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ये तो समूह ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? घटती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगी। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिए थे, परमाणु क्रमांक पर आधारित था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 3 सही है। ठीक, बोला है कि सिनेबार क्या होता है? सिनेबार किसका? देखिए ये किसका मेटल धातु का है? तो किसका? ये अयस्क है। सिनेबार है आपका किसका? तो ये पारा का होता है। कैलेमाइन किसका होता है? तो ये जस्ता का होता है। एप्सम साल्ट की बात करें तो ये होता है आपका मैग्नीशियम। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों होता है तो आपका आंसर मिल जाता है। जैसे अब देखिए ए का हम लोग 2 देखेंगे कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया। अब हमारा ये जानते हैं बॉक्साइट, यानी डी का 3 होना चाहिए। डी का 3, ये भी दोनों में है भाई। चला क्वेश्चन हार्ड था, इससे क्वेश्चन हार्ड पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग ने वैसे भी देख लिया। एप्सम साल्ट का कौन है? एप्सम साल्ट कैलामाइन मैग्नीशियम, कैलामाइन जस्ता का था। एप्सम साल्ट आपका मैग्नीशियम का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या का और सीटेन संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन है? ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या। ऑक्टेन संख्या डीजल की गुणवत्ता मापती है, कौन सा कथन सही है? सीटेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता मापती है। देखिए ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की और सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता मापती है, बिल्कुल सही है। ठीक, याद रखिएगा ऑक्टेन संख्या क्या है? पेट्रोल की, और सीटेन संख्या डीजल की। देखिए पेट्रोल में एपोस्फोटन यानी नॉकिंग रोकने की क्षमता को ऑक्टेन नंबर से दर्शाया जाता है। कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp² असंकरण हाइब्रिडेशन में होते हैं, बिल्कुल सही है। बकमिस्टर फ्लोरीन 660 कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। निम्नलिखित नियमों का मिलान करें। बोला कि लेवाइजियर का नियम, लेवाइसियर का नियम। तो लेवाइसियर का नियम क्या है? तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्राउस्ट का नियम क्या है? तो प्राउस्ट का नियम है स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट का नियम स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट का मीन स्थिर अनुपात का नियम। डाल्टन का नियम क्या है? तो डाल्टन का नियम पता होना चाहिए। तो ये आपका किसका हो जाएगा? तो गुणित अनुपात का नियम, यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम।
और एवोगाड्रो का नियम, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या के समान। ठीक है, तो ये आप लोग को पता हो गया होगा। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसका उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना बिल्कुल सही है। इसका निकेल उत्प्रेरक को कार्य करता बिल्कुल सही है। ये एक अपचयन की अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है, आपको उपरोक्त सही है। बहुलीकरण के संदर्भ में विचार करें, तो टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। बैकलाइट एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक बिल्कुल सही है। भारी धातुओं के प्रदूषण से होने वाले रोगों का मिलान करें। पारा, पारा से क्या होता है, तो आपका पारा से हो जाएगा मिनीमाटा। कैडमियम से क्या होता है, इटाई इटाई। नाइट्रेट से क्या होता है, तो नाइट्रेट से हम बताएंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एस्टर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इनका उपयोग एस्टर जो सेंट को हम लोग बोलते हैं, इनका उपयोग इत्र और कृत्रिम सुगंध बनाने में होता है। एस्टर की गंध फलों जैसे होती है, यह अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से बनता है। साबुन और अपमार्जक के बारे में क्या गलत है, तो अपमार्जक पूरी तरह से जैव निम्नीकरण होते हैं। ठीक है, अधिकांश अपमार्जक डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, आतिशबाजी दिखाई देने वाले रंगों के लिए यह जिम्मेदार होते हैं। आतिशबाजी में दिखाई देने वाले रंगों के लिए जिम्मेदार तत्व है, तो क्या है, तो लाल रंग कौन होता है, अस्ट्रेंशियम। पूछता है कि लाल रंग के लिए कौन सा होता है, तो अस्ट्रोंटियम है। हरे रंग के लिए बेरियम है, नीला रंग के लिए तांबा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका तीनों सही हो जाएगा। हरा रंग वाला बहुत पूछता है और लाल रंग वाला अस्ट्रेंटियम, नीला रंग वाला तो कभी कभी पूछता है। रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में एनपीके का क्या अर्थ है, तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या है, आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस लॉ पीवी एनआरटी में है। ठीक है, ये आर का क्या है, तो आर एक सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सिरका और उसमें मौजूद अम्ल की सही जोड़ क्या है, तो लैक्टिक अम्ल सिरका गलत है, एसिटिक अम्ल सिरका बिल्कुल सही है, साइट्रिक अम्ल ये गलत है। ठीक है, तो आपका बी वाला सही है। सिरका में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ताकि फिक्सर के रूप में और फिल्म विकसित करने में होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड फिल्म की कोटिंग के लिए और सोडियम थायलसेट फिक्सिंग के लिए। ठीक, परमाणु मॉडल के सिद्धांत को उनके खोजकर्ता से सम्मिलित कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज बहुत लोग क्या क्या इसमें बहुत डिबेट है। ठीक है, तो बहुत लोग ना चैडविक मानते हैं या रदरफोर्ड मानते हैं, तो यहाँ पे चैडविक दिया है तो चैडविक मानते हैं प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की खोज क्या है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन ये हम लोग देख लेते हैं। तो आप रखिएगा, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ये चैडविक तो हो जाएगा, अगर चैडविक नहीं रहता तो हम लोग रदरफोर्ड मार सकते थे। परमाणु क्रमांक कौन है, परमाणु क्रमांक ठीक हेनरी मोजलेन है। ठीक है, हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और समय दोनों एक साथ सटीक निर्धारण असंभव है। ठीक, पाउली का अपवर्जन नियम किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर से। इलेक्ट्रॉन के क्या है, क्वांटम नंबर। इस नियम के अनुसार एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ठीक, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में विचार करें, तो अल्फा कण धनावेशित होते हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी या बेकरल है। ठीक है, तो ये आपका दोनों तीनों सही है। ठीक है, और आयु काल में के बारे में क्या सत्य है, तो यह पदार्थ की शुरुआती मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही है। यह वह समय है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ अपने मूल मात्रा का आधार रह जाता है, बिल्कुल सही। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों के आयनीकरण में होता है, बिल्कुल सही। यानी आपका तीनों सही है। अम्ल क्षार सिद्धांत को मिलान करें, तो आर्हेनियस सिद्धांत, तो आर्हेनियस सिद्धांत का क्या हो जाएगा, जो जल में क्या होता है H+ आयन दे। ब्रोस्टेंट लोरी सिद्धांत, ब्रोस्टेन
ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत क्या है? तो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत जो प्रोटॉन में H दान करता है। लुईस सिद्धांत जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं। बफर विलयन की विशेषता क्या है? तो इसका pH मान हमेशा 7 होता है, गलत। यह अल्प मात्रा में भी अम्ल या क्षार मिलने पर अपने pH परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। मानव रक्त pH 4 है, यह एक प्राकृतिक बफर है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का निकलना, बिल्कुल सही है। यानी आपका तीनों सही है। हुंड का नियम किससे संबंधित है? तो कक्षकों के में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम से, ठीक है। यह नियम कहता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। 95 नंबर बोला है कि कोयला और कार्बन प्रतिशत से है, तो एंथ्रासाइट में कितना है? तो एंथ्रासाइट में आपको सबसे ज़्यादा सबसे शुद्ध कोयला आपको पता है एंथ्रासाइट है, तो आपका क्या हो जाएगा? 90% प्लस होता है, ठीक। बिटुमिनस में कितना आता है? तो बिटुमिनस में घरेलू कोयला 60 से 80%, इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और लिग्नाइट में क्या होता है? तो लिग्नाइट में आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। पीट में क्या होता है? सबसे निम्न श्रेणी का आता है, ये हो गया। लिग्नाइट भूरा कोयला उपयोगी होता है, ठीक है। ली चैटलियर का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो ली चैटलियर कहाँ लागू होता है? तो यह होता है उत्क्रमणीय रासायनिक समावस्था पर, ठीक। यह नियम बताता है कि यदि साम्यावस्था में ताप, दाब और सांद्रता बदली जाए तो अपक्रिया उस दिशा में मुड़ जाएगी जहां इस परिवर्तन का प्रभाव कम हो। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। डुब्राइन ने त्रिक नियम दिया था, पता है, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है यदि तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वें तत्व के गुणक पहले तत्व के समान हो, याद रखिएगा। पानी की स्थिरता कठोरता अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होते हैं, ठीक, जिससे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो एक्वारिज अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग व्याख्या देख लेना। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो इतना होता है, आपको याद देख लेना, ठीक है। अब हो बायोलॉजी से क्वेश्चन, तो 100 के बाद में हमारा बायोलॉजी यानी 101 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस 100 क्वेश्चन ही। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि लगभग 200 क्वेश्चन देखें, फिर अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग का मंडे को एग्ज़ाम है, तो मंडे से पहले तो ये जल्दी से ख़त्म करेंगे 500 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो आपको क्लास कैसे लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाकी अच्छा लगा तो धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।